नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ईवीएस की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चंस ईवीएस के होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होंगे और यहाँ से आपके कम से कम 7 से 8 नंबर सीधे पक्के होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के गाँवों में लोग अक्सर मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इस प्रकार के घर मुख्य रूप से किस मौसम से बचाव के लिए बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंड के कारण, बी अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा के कारण, सी भारी वर्षा और बाढ़ के कारण, डी समुद्री तूफान के कारण। तो देखिए, अत्यधिक ठंड के कारण, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण और समुद्री तूफान के कारण, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख के लेह क्षेत्र में घरों की निचली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मेहमानों को ठहराने के लिए, बी भोजन पकाने के लिए, सी पशुओं को रखने और सामान के भंडारण के लिए, डी बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुओं को रखने और सामान के भंडारण के लिए। रहने के लिए जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 3, चील, बाज और गिद्ध हम इंसानों की तुलना में कितनी गुना दूरी तक देख सकते हैं? ऑप्शन ए 2 टाइम्स, बी 4 गुना, सी 6 गुना, डी 8 गुना। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4 गुना। क्वेश्चन 4, स्लॉथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है, बी इसकी कुल औसत आयु 80 वर्ष होती है, सी यह अपने जीवन काल में लगभग 20 पेड़ों पर घूमता है, डी यह मुख्य रूप से मांसाहारी जानवर है। तो देखिए, यह पूर्णतः शाकाहारी जानवर है और यह अपने पूरे जीवन काल में 8 के आसपास पेड़ों पर घूमता है और इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष है। तो ये तीनों आपके जो बी सी डी गलत हो जाएंगे। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। क्वेश्चन 5, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी उत्तराखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी असम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ए राजस्थान के थार रेगिस्तान में, बी संयुक्त अरब अमीरात में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 7, बोरा भारत के किस राज्य में खाई जाने वाली चावल की एक प्रसिद्ध किस्म है जो पकाने पर चिपचिपी हो जाती है? ए ओडिशा, बी असम, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। यह बिहू का जो त्यौहार होता है उस पर बनाई जाती है और ये चावल से बनाई जाती है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं आता जो कॉलोनी में एक साथ रहते हैं? ए चींटियाँ, बी दीमक, सी मकड़ी, डी मधुमक्खियाँ। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मकड़ी। देखिए, चींटियों का भी एक समूह होता है, ये भी एक सोशल है, दीमक का भी एक समूह होता है और मधुमक्खी का भी एक समूह होता है। ठीक है, ये सब इनके अपनी कॉलोनीज होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए वर्ष का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? ए जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर, डी अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन डी। हो सकता है साथियों कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10, कुडुख भाषा में तोरंग शब्द का क्या अर्थ होता है? ए नदी, बी जंगल, सी पहाड़ और डी खेत। तो आपका इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन बी जंगल। क्वेश्चन 11, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के मुख्य 6 थीम में से कौन सा शामिल नहीं है? ए परिवार और मित्र, बी भोजन, सी जल और डी सौरमंडल। तो देखिए, परिवार, भोजन और जल ये थीम है, ठीक है, बट सौरमंडल आपका थीम नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी की जो 3 थीम है वो कौन कौन सी है और जो सब थीम्स है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? ए मादा एनोफिलीज, बी एडीज, सी क्यूलेक्स, डी नर एनोफिलीज। तो देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा,
जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलिस के काटने से होता है और एडिस से डेंगू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ए नीम से, बी सिनकोना से, सी बरगद से, डी यूकेलिप्टस से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सिनकोना से। क्वेश्चन नंबर 14, कांसा मिश्र धातु मुख्य रूप से किन दो धातुओं को मिलकर बनाई जाती है? ए तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और तांबा, एल्यूमिनियम और टीन। तो इसे देखिए, इसे ऐसा याद रखा जा सकता है, ब्रो टू क्यूट है। क्या है? क्यूट है। तो क्यू से कॉपर हो जाएगा, टी से टीन हो जाएगा। तो ब्रॉन्ज जो धातु है वो कॉपर और टीन से बनती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ चेराओ नृत्य मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है? ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी आएगा, मिजोरम। बट देखो मिजोरम के लोगों के द्वारा कहाँ किया जाता है, कौन सा राज्य में किया जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन लिया है। आंसर बी। क्वेश्चन 16, वलसाड़ स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी गोवा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला कटीले पौधों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाती है? ए फाख्ता, बी शक्करखोरा, सी कलचिड़ी, डी दर्जन चिड़िया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, घटपर्णी पौधे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए यह केवल कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए तीखी आवाज़ निकालता है, ध्यान रखिएगा तीखी आवाज़। बी यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, देखते हैं। सी यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, डी यह भारत में नहीं पाया जाता। देखिए ये भारत में नहीं पाया जाता, गलत हो जाएगा। यह आवाज़ नहीं निकालता है, ये क्या करता है? खुशबू छोड़ता है। ये क्या करता है? खुशबू छोड़ता है। और यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ये कथन सत्य है। और यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, यह गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 19, नेपेंथेस पौधा कीड़ों का शिकार मुख्य रूप से किस तत्व की पूर्ति के लिए करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी नाइट्रोजन के लिए, सी ऑक्सीजन के लिए, डी जल के लिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बी नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? कीड़ों को खाता है। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? ऑप्शन है अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, मोरक्को से या ईरान से। तो आप सभी ने पढ़ा होगा बाउडी वाला जो पार्ट है उसमें अल बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। साथियों सीटेट पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी की क्लास 3, 4 और 5 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पहले पढ़िए, वीडियोस देखिए, पर किताबें पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 21, घड़सी सर या झील भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, बी जैसलमेर में, सी उदयपुर में, डी जोधपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर में। 22, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? सबसे बड़ा नर हाथी, ऑप्शन है सबसे पुरानी या बुजुर्ग मादा हाथी, सबसे छोटा बच्चा या कोई भी वयस्क हाथी। तो देखिए हाथियों के झुंड में जो सबसे बड़ी जो बुजुर्ग हाथी नहीं होती है वही क्या करती है? उसका नेतृत्व करती है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? ए 50 किलो, बी 100 किलो, सी 200 किलो, डी 500 किलो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 100 किलो। क्वेश्चन नंबर 24, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो देखो यह रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल सी बात है। रेगिस्तान में तो पानी की तो कमी होगा वहाँ पर, और इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में करते हैं, यह भी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। पोचमपल्ली पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान वर्तमान में किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का, बी तेलंगाना का,
सी कर्नाटका का और डी केरल का। तो देखिए वर्तमान में आपका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना का। तो बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, आबू धाबी की मुद्रा क्या है? रुपया, दिरहम, दिनार या डॉलर? तो देखिए रुपया तो हमारे इंडिया, पाक और नेपाल की करेंसी है। दिरहम देखते हैं, दिनार और डॉलर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दिरहम। दिनार और डॉलर किस किस देश की करेंसी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 27, कर्दम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर या भारोत्तोलक है? ए एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, कुश्ती या बैडमिंटन? वेटलिफ्टर आंसर दिया हुआ है तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कर्दम मल्लेश्वरी भारत के किस राज्य की निवासी है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इनका पूरा एक स्टोरी दी हुई है ईवीएस की बुक में, आप इसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29, इत्र के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कन्नौज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी आगरा? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 30, बांस के बने पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए मुख्य रूप से किस राज्य में करते हैं? लद्दाख में, बी असम में, सी केरल में, डी हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए इसका आंसर होगा असम में। बांस के पुल है ना, बांस से आप देखिए जो घर बनाए जाते हैं, ऊंचे घर बनाए जाते हैं बांस से, वैसे ही बांस के पुल ध्यान रखिएगा असम में है ये। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके चालू हो रहे हैं वो ईवीएस पेडागोजी के चालू हो रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, कक्षा के अधिगम को बाहर की दुनिया से जोड़ना, छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करना। देखो परीक्षा के लिए तैयार करना ये तो ऐसे ही गलत हो गया, शब्दावली याद कराना ये भी गलत हो गया। अब ए और बी में अगर देखें तो मूल अवधारणाओं की समझ विकसित कराना जो ए ऑप्शन बता रहा है, अभी हम इतना मूल अवधारणाओं पर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है किस लेवल का है? प्राइमरी लेवल का, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कि बच्चे को बाहर की दुनिया से हमें जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित और परीक्षा केंद्रित? देखें एग्जाम ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड एंड टीचर ओरिएंटेड। हमारा एजुकेशन वर्तमान का जो एनसीएफ है वो इन तीनों पर फोकस्ड नहीं है, वो किस पर फोकस्ड है? चाइल्ड सेंटर्ड पर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? ए विषय की निरस्ता को दूर करना और रुचि पैदा करना। देखो रुचि पैदा करना सही है, निरस्ता को दूर करना ये भी बात ठीक है, बट देखते हैं आगे। बी छात्रों की भाषा क्षमता बढ़ाना, पाठ्यपुस्तक के पन्ने भरना, डी शिक्षकों का कार्यभार कम करना। देखो कार्यभार कम करना शिक्षकों का कोई लेना देना नहीं है, पाठ्यपुस्तक के पन्ने भरना गलत है। छात्रों की भाषा की क्षमता बढ़ाना ये देखिए इससे ज़्यादा वैल्यूएबल ऑप्शन बी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की भाषा क्षमता का विकास करना। 34, अधिगम का आकलन के स्थान पर अधिगम के लिए आकलन। देखिए का एंड के लिए में क्या शामिल होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक एवं निरंतर प्रतिपुष्टि, केवल वार्षिक परीक्षाएं या छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग? तो देखिए ये समेटिव असेसमेंट ये का होता है, केवल वार्षिक परीक्षाएं ये भी गलत हो जाएगा, छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, ईवीएस कक्षा में फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन प्रदान करना। देखिए अभी भी एक बात आई थी, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था है ना, उसमें भी क्या था? निरस्ता को दूर करना। निरस्ता को दूर करना, मनोरंजन प्रदान करना ये चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है। देखते हैं अगला, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, पिकनिक मनाना या शाला से छुट्टी का अवसर देना। छुट्टी का अवसर देना गलत, पिकनिक मनाना गलत, मनोरंजन प्रदान करना भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बच्चा जब जाएगा फील्ड में, चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ये आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 36, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में चित्र पढ़ना किस कौशल के विकास में मदद करता है? केवल लिखने का कौशल, अवलोकन और अभिव्यक्ति, गणनात्मक कौशल और रटने की क्षमता। रटने की क्षमता नेगेटिव टैग है, इस तो करना ही नहीं है। चित्र पढ़ रहा है तो गणनात्मक कौशल
नहीं होगा, केवल लिखने का कौशल भी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा और अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें कौन कौन से विषय शामिल है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, केवल विज्ञान और गणित, भाषा और विज्ञान, केवल भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो देखिए, नागरिक शास्त्र भूगोल कहीं से कहीं नहीं आएगा, भाषा विज्ञान ये भी नहीं है, केवल विज्ञान और गणित, केवल आ गया इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या लाभ है? यह छात्र के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखता है। यह केवल एक समय के प्रदर्शन को मापता है। इसमें केवल शिक्षक की टिप्पणियाँ होती है। यह केवल अंक प्रदान करता है। देखिए, केवल अंक प्रदान करता है, केवल जहाँ आ गया नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली क्या होगा? ऑप्शन ए, यह छात्र के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखता है। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य लाभ क्या है? ए, व्यवहारिक अनुभव और खोज के अवसर, बी, समय की बर्बादी, सी, गृह कार्य का विकल्प, डी, केवल समूह में प्रतिस्पर्धा। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि कंपटीशन करवाना है, ऐसा भी नहीं कि गृह कार्य के बदले में ये काम दिया है या समय की बर्बादी। हमने दिया है ताकि बच्चा क्या कर सके, व्यवहारिक अनुभव और खोज के अवसर को भुना सके, उसका लाभ ले सके। क्वेश्चन 40, ईवीएस कक्षा में खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता है? रटने की प्रवृत्ति, रटना गलत हो जाएगा। सृजनात्मक और अपसारी चिंतन होगा। केवल अनुशासित व्यवहार, केवल गलत हो जाएगा। केवल एक सही उत्तर की खोज, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। साथियों, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियोस आगे कंटिन्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस विषय पर क्लास चाहिए। मैं उस बेस पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखूँगा। क्वेश्चन 41, प्राथमिक स्तर पर नक्शा पढ़ने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ए, दिशाओं, दूरी और सापेक्ष स्थिति की समझ, बी, केवल रेखागणित की समझ, केवल के कारण गलत हो गया। केवल कलात्मक क्षमता, केवल के कारण गलत हो गया। स्थान के नाम रटना, यह भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिशाओं, दूरी और सापेक्ष स्थिति की समझ। क्वेश्चन नंबर 42, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों की कमियों की तुलना करना बहुत गलत है। सीखने की प्रक्रिया को समझना और इसमें सुधार करना, देखते हैं। बच्चों को पास और फेल घोषित करना, ये भी गलत है। केवल वार्षिक परीक्षा लेना, यह भी गलत है। तो CCE का मतलब ही देखिए यहाँ पर सतत है ना, और व्यापक। तो यहाँ पर क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना, यही क्या है आपका मुख्य उद्देश्य है। EVS की कक्षा में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अनुशासन बनाए रखना, बी, सामाजिक भूमिकाओं और वास्तविक परिस्थितियों की समझ बढ़ाना, सी, केवल समय बिताना, डी, बच्चों का मनोरंजन करना। तो देखें, रोल प्ले इसलिए नहीं करवा रहे कि बच्चों का मनोरंजन हो जाए या समय बिताना है। यहाँ पर हम रोल प्ले इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा अपनी सामाजिक भूमिका और वास्तविक स्थितियों को क्या कर सके, समझ सके। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, अनुशासन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण सुरक्षा की भावना विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्या देना, व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, किताबें पढ़ना या पढ़ाना, या पोस्टर बनवाना। देखिए, पोस्टर बनवाना हो सकता था, लेकिन देखिए सुरक्षा की भावना विकसित करना है तो पोस्टर बनवाने से तो नहीं होगा, किताबें पढ़ने से भी नहीं होगा। व्याख्यान दे दूंगा, बच्चे बाहर निकल के भूल जाएंगे। हम उन्हें क्या करेंगे, व्यवहारिक गतिविधियाँ करवाएंगे और उसमें उन्हें शामिल करवाएंगे, इन्वॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर, NCERT EVS पुस्तकों में लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए, केवल महिलाओं को खाना बनाते दिखाना, बी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाना, ये हो सकता है केवल पुरुषों को बाहरी कार्य करते दिखाना, वही जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। लिंग विषयों को अनदेखा करना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, लिंग को लेकर बात करनी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाना। क्वेश्चन नंबर 46, EVS में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रथम चरण कौन सा है? ए, डेटा एकत्र करना,
बी समस्या की पहचान करना, सी निष्कर्ष निकालना, डी परिकल्पना का परीक्षण करना। तो देखिए जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला चरण होगा समस्या की पहचान करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 47 प्राथमिक कक्षा में ईवीएस शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा कम बोला है ना, लिस्ट सुटेबल कौन सी है। ए व्याख्यान विधि, बी प्रयोग क्षेत्र विधि, सी क्षेत्र भ्रमण, डी खेल खेल में सीखना। अब देखें एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्षेत्र भ्रमण, खेल खेल में सीखना। देखो प्रयोग विधि, क्षेत्र भ्रमण और खेल खेल में सीखना, इन तीनों में बच्चा कहीं ना कहीं क्या है, एक्टिव है। क्या है बच्चा, एक्टिव है। तो आपका बच्चा किस में निष्क्रिय है, ए में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 सहयोगात्मक अधिगम से बच्चों में क्या विकसित होता है। ए प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या, देखिए कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं होगा। सामाजिक कौशल और दल भावना, हाँ ये होगा। अकेलापन, ये तो गलत हो गया। केवल व्यक्तिगत उपलब्धि, ये भी गलत हो गई। क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें बच्चे बहुत सारे एक साथ में काम करेंगे, टीम वर्किंग होगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी कथन किस रूप में सहायक है। बच्चों को कल्पनाशील और संवेदनशील बनाने में, केवल भाषा सिखाने में, केवल समय का सदुपयोग करने में, कक्षा में शांत वातावरण बनाने में। देखिए कहानी कथन हो रही है तो शांत वातावरण तो नहीं होगा, समय का सदुपयोग ऐसा भी नहीं है। केवल देखिए केवल जहाँ जहाँ आ गया वो तो वैसे ही गलत हो गया। और कक्षा शांत अगर होगी तो कक्षा ही नहीं है भैया, कक्षा में शोर होना चाहिए, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा, मल्टी वे कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बच्चों को कल्पनाशील और संवेदनशील बनाने में। क्वेश्चन नंबर 50 ईवीएस पाठ्यपुस्तक में करके देखो और सीखो का मुख्य जोर किस बात पर होता है। ए सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि पर, बी क्रियात्मक कौशल और प्रत्यक्ष अनुभव पर, सी परीक्षा में अंक बढ़ाने पर, डी समय बिताने पर। देखिए समय बिताने पर, परीक्षा में अंक बढ़ाने पर और सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि पर आपका मुख्य जोर नहीं है। बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा अपने हाथों में चीज़ों को ले रहा है या अपने मन से कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर उसके क्रियात्मक कौशल और प्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मंत्रा में बने रहने के लिए।